राधे राधे दोस्तों, फिर से उपस्थित हुआ हूँ नौकरी मंत्र पर आपके सपनों को साकार करने। राजस्थान के वो तमाम सारे युवा साथी या देश के तमाम वो युवा साथी जो राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान में होने वाले पेपर रीट, पटवारी, वीडियो इत्यादि जितनी भी जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बदलते इस पैटर्न में राजस्थान की ये जो मूल किताब है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, मील का पत्थर साबित हो रही है। पिछले 1 साल से गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार उन तमाम युवा साथियों से और कोचिंग संस्थानों से ये कहते आ रही है कि हम पैटर्न को बदल रहे हैं, हम पैटर्न को बदल रहे हैं। पैटर्न को बदलने का मतलब है कि कोचिंग संस्थानों के नोट से, उनके लिखाए हुए नोटबुक से न आकर के प्रश्न पत्र इन मूल किताबों से बनाया जा रहा है। तो इसी वजह से उन तमाम युवा साथियों का ध्यान रखते हुए मैं एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें मैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10वीं की जो मूल किताब है उसको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सरल आसान भाषा में पढ़ाने का काम करूँगा। आपने पिछली कल की जो क्लास देखी है, शायद उसमें आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से पढ़ाने का मेरा काम रहेगा। बाकी मैं मेरा पूरा काम करूँगा, लेकिन मैं कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी छोड़ रहा हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का काम ये आपका है। ठीक है, बिना कुछ समय गवाए मैं आपको बताना चाहूँ, ये लिखा हुआ है, पीछे दिख रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित जो किताब है, मूल किताब। ये फोटो, आप इस फोटो से बहुत भली भांति परिचित होंगे। लाइब्रेरी के अंदर तैयारी करने वाले उन तमाम युवा साथियों के पास ये किताब जरूर होगी, लेकिन इसको पढ़ने का जो तरीका है वो किस तरीका है। किताब छोटी है लेकिन बहुत खोटी है। कहने का मतलब है प्रश्न पत्र हर एक लाइन में विद्यमान है, प्रश्न हर एक लाइन में विद्यमान है इस किताब के में। कैसे विद्यमान है, कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, वो सारी बातें हम इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। अध्याय 1 चल रहा है, क्लास 2 है। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो पहली वाली क्लास जाके देखें, उसके बाद आप दूसरी क्लास अटेंड करें, जब जाकर के आपकी समझ में आएगा। ठीक है, मैं चलता हूं आगे। मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो मैंने कल पढ़ाया था उसको एक सरसरी नजर से मोटे तौर पर वो पीडीएफ कहाँ है जो कल की सेव बाई पीडीएफ है, वो सेव ना हुई, नहीं सीधी आ रही है। ठीक है, आज हम जो दूसरी क्लास का टारगेट लेके आए हैं वहां से ही शुरुआत कर रहे हैं। मैं कल की क्लास में, 3rd नंबर क्लास में, मैं आपको पुनः पूरा रिवाइज कराने का काम करूंगा। उसमें पीडीएफ में थोड़ा सा कल का जो लिखा हुआ है वो पीडीएफ अभी ढूंढनी पड़ेगी कहीं, मैं कल उस काम को करूंगा। तब तक के लिए आप 2nd क्लास की जो शुरुआत हमारे जहां से होने वाली है, कल हमने, मोटे तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ, कल हमने सबसे पहले राजस्थान का एक तरह से मतलब नामकरण सीखा। किस भौगोलिक भूभाग को किस नाम से जाना जाता था ये सीखा। भौगोलिक परिदृश्य के आधार पर हमने नाम सीखे। उसके बाद हमने कुछ कालक्रम सीखे, कालखंड सीखे, मतलब हम सभ्यताओं की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 तरह के हमने मतलब युग को 3 भागों में बांटा, प्राग, आद्य और ऐतिहासिक। प्राग काल यानी कि वो समय जो समय न तो उसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, न कोई लिपि मिलती है, सिर्फ कुछ औजार मिलते हैं। दूसरे आद्य, जो कालीबंगा सभ्यता से लेकर के और 600 ईस्वी
पूर्व तक का समय रहा वो लगभग आद्य काल में आता है। ऐतिहासिक काल में 600 ईसा पूर्व से लेकर के जो वर्तमान इतिहास है वो सब किसके अंदर आता है, ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। हमने फिर और उसको आगे पाषाण काल को 3 भागों में बांट के पढ़ा था, सबसे प्राचीन, फिर मध्य, फिर नव, जो उत्तर पाषाण काल। इस तरीके की हमारी कल की यात्रा रही थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो जाके देखें, उसके बाद आप आज की क्लास को अटेंड करें, ठीक है। राजस्थान में धातु काल हम बढ़ रहे हैं सभ्यताओं की ओर। हमारी जो जर्नी है वो कहाँ की तरफ बढ़ रही है, सभ्यताओं की तरफ बढ़ रही है। मैं किताब के आधार पर ही पढ़ाने का काम कर रहा हूं। कोशिश यही है कि किताब में है उसको थोड़ा सा परिष्कृत रूप से, थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताने का काम करूं। ज्यादा विस्तृत जाऊंगा तो शायद किताब को पूरा होने में बहुत लंबा समय लगे। वो सारी नॉलेज आपके पास अन्य पुस्तकों में भी मिलेगी। मेरा काम है राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित उस मूल किताब राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति उसको पढ़ाने का, ठीक है। मैं कल भी बता चुका कि मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि सबसे पहले मैं जो लिखा हुआ है बोर्ड पे उसको रीड करूंगा, उसके बाद रीड करने के बाद जो हाईलाइट किए हुए हैं उन हाईलाइट किए हुए बिंदुओं को बताऊंगा। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में मैं जो खाली जगह दिख रही है उस पर आपको मुख्य मुख्य बिंदुओं को नोट करके बताऊंगा, ठीक है। चलो करते हैं शुरुआत। राजस्थान में धातु काल, ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थान ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं। तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति, राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीनतम स्थलों में, यानी कि अगर ताम्रकालीन संस्कृति की बात करें, राजस्थान में ताम्रकालीन संस्कृति कहाँ कहाँ प्राप्त हुई है तो वो गणेश्वर सभ्यता सीकर से, नीम का दाना सीकर से, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलूंड, राजसमंद, आहड़ व जाडोल, उदयपुर, पिंड, पांडलिया, चित्तौड़, कुराड़ा, नागौर, सावड़िया व पुंगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़ोत और चीथवाड़ी, जयपुर, एलाना, जालौर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कोल माहौली, सवाई माधोपुर और मलाह, भरतपुर। ये लाइन 4 हैं, लेकिन प्रश्न भी इसमें पता नहीं कितने हैं। प्रश्न की संख्या बहुत है। मैं कैसे बताऊं? सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति से संबंधित सभ्यता है या नहीं है। पहला प्रश्न आपको 4 ऑप्शन देगा, 3 इनमें से देगा, 1 बाहर से देगा, तो आपको वो बाहर वाला टिक करना है कि वो संबंधित नहीं है। अगर है पूछेगा तो इनमें से 1 देगा, 3 बाहर से देगा, तो उस पर टिक करना है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि निम्न का संबंध किससे है। अब अगर आपसे जगह ही पूछ लिया जाए, चलो गणेश्वर सभ्यता आपको याद है, कालीबंगा भी याद है, गिलूंड भी हम सबको याद है, आहड़ जाडोल भी हमको याद है, लेकिन अगर पिंड पांडलिया पूछ लिया, हमने पढ़ा ही नहीं कभी। अगर पढ़ाओ तो आप बताओ। पिंड पांडलिया चित्तौड़, कुराड़ा, नागौर, सावड़िया व पुंगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़ोत व चीथवाड़ी, जयपुर। ये आपको इन पे बहुत विशेष ध्यान रखना है, इन पे विशेष फोकस करना है। कौन सा? पिंड पांडलिया। जो अलग है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। पिंड पांडलिया चित्तौड़, कुराड़ा, नागौर, सावड़िया व पुंगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़ोत व चीथवाड़ी, जयपुर, एलाना, जालौर, बूढ़ा पुष्कर हमको याद ही है, और ये कोल माहौली, ये सवाई माधोपुर और मलाह, भरतपुर, ये आपको याद ही है। जो चीज आपको नहीं याद है, कोशिश क्या करो, आपको पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा समय कई बार होता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ते पढ़ते 6 साल हो गए, 8 साल, 10 साल हो गए। वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो पहली साल जो चीजें पढ़ते हैं, आखिरी 10वीं साल भी वही चीजें पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर आप पहली साल आपने कोई चीज पढ़ी, परीक्षा में आप सफल नहीं हुए, तो निश्चित तौर पर आप उसके अलावा जो आपने नहीं पढ़ा वो पढ़ने का प्रयास करिए। आप सबको याद है, गणेश्वर याद है, कालीबंगा याद है, गिलूंड याद है, आहड़ याद है, तो आप समझते हो कि हमको सब कुछ याद है। लेकिन नहीं, आपको याद नहीं है। पिंड पांडलिया चित्तौड़ आप याद करो सबसे पहले, कुराड़ा नागौर याद करो आप, सावड़िया पुंगल बीकानेर याद करो आप,
नंदलालपुरा, किराड़ोत व चीथवाड़ी आप जयपुर याद करो। उसके बाद एलाना जालौर याद करो, और कोल माहौली सवाई माधोपुर याद करो। ये रहा हमारी इन राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति। मैं इसको इस पृष्ठ पर थोड़ा सा बताना चाहूं तो सबसे पहले ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, ये हमारी पहली क्लास में हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृतियां। तो राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृतियां, आपको ये याद रखना है कि ताम्रकालीन संस्कृतियां का संबंध किन किन से है। तो मैं कौन कौन सी हैं? सबसे ज्यादा गढ़ेश्वर सीकर, गढ़ेश्वर कहां पर है? सीकर, ठीक है। दूसरी कालीबंगा हनुमानगढ़, कालीबंगा हनुमानगढ़, कालीबंगा हनुमानगढ़। गिलुंड राजसमंद, गिलुंड राजसमंद। हम ज्यादा के चक्कर में कभी कभी कम चीजों को छोड़ देते हैं। हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं सभ्यताओं के अंदर, लेकिन इस किताब पर फोकस कर ही नहीं पाते। और अधिकांश आप पिछले प्रश्न पत्र उठाकर देखें, मेरे कहने पर नहीं माने, आप ये काम स्वयं करें कि 1 साल के प्रश्न पत्र उठाएं, तब आप निश्चित मानिए कि इस किताब से राजस्थान जीके में आने वाले तमाम प्रश्न इस पुस्तक से आपको मिलेंगे अधिकांशतः। गिलुंड राजसमंद हो गया। आहड़ व झाडोल उदयपुर, आहड़ एंड झाडोल, उदयपुर, ठीक है। उसके बाद हमने पिंड पांडलिया, पिंड पांडलिया चित्तौड़, ठीक है। कुराड़ा नागौर, कुराड़ा नागौर। मैं यहां वही चीजें लिखूंगा जो आपको याद करनी है, ये आपको याद करनी है, मतलब करनी है। सांवड़िया, सांवड़िया, और सांवड़िया के साथ साथ पूंगल। वैसे हमको पूंगल से याद रह जाएगा बीकानेर, क्योंकि पूंगल के बारे में हम बीकानेर पहले से पढ़ते आए हैं, ठीक है। नंदलालपुरा, किराड़ोत व चीथवाड़ी तीनों जयपुर। नंदलालपुरा, नंदलालपुरा, ठीक है। और किराड़ोत, किराड़ोत एंड तीसरी चीथवाड़ी, चीथवाड़ी, और वो कहाँ पे है? जयपुर। कहाँ पे है? जयपुर। और एक आप एलाना जालौर भी याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं, एलाना जालौर। और एक आपको ये लास्ट में कोल माहौली सवाई माधोपुर, कोल माहौली सवाई माधोपुर। जो ये साइड में लिखा हुआ कंटेंट है वो आपको याद रखना है। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृतियां ये रही तमाम ताम्रकालीन संस्कृतियां। पहला प्रश्न तो यही है कि निम्न में से ताम्रकालीन संस्कृतियां कौन सी हैं, कौन सी नहीं है, तो आपसे ऐसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा आपसे स्थान पूछा जा सकता है कि निम्न सभ्यता कहां स्थित है, तब आप ये देखें, ठीक है। चलें अगले पेज की तरफ। लोह काल। सबसे पहले हम किस काल की बात कर रहे हैं? अब लोह काल की। अभी हमने कौन सा काल पढ़ा था? ताम्रकाल। अब लोह काल। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। ऐसा अनुमान है, ऐसा माना जाता है कि पहले ताम्रयुगीन था, ताम्रयुग के बाद फिर धातु लोहे की
औजार बनना शुरू हुए, लोहे के उपकरण बनना शुरू हुए। राजस्थान में लौह भरतपुर। अब ध्यान रखने योग्य बात है कि लौह सभ्यता से संबंधित या लौह काल से संबंधित कौन कौन से स्थान है। अभी आपने ताम्रकालीन पढ़े थे, अब मैं बात कर रहा हूं लौहकालीन की। तो लौह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सोनारी झुंझुनू और रेड टोंक। लौह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सोनारी झुंझुनू और रेड टोंक, ये रहे हमारे स्थान। ठीक है, आदि स्थानों से लौह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। लौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा तथा सोनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां, याद करने का पॉइंट आ गया क्या कि जोधपुरा और सोनारी जो सभ्यता है वहां से लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं। परीक्षा में तमाम बार ये प्रश्न पूछा गया है, वो लोहे को गलाने की भट्टियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, तो जोधपुरा और सोनारी से। या अस्त्र शस्त्र बनाने के तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो जोधपुरा तथा सोनारी में। रेड टोंक, रेड टोंक जिसे राजस्थान के टाटानगर से जाना जाता है। हजारों बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का टाटानगर, तो राजस्थान का टाटानगर कौन सा है, रेड टोंक। मुख्यतः 3 या 4 प्रश्न इस लाइन से बनने का काम कर रहे हैं। पहला यही कि निम्न का संबंध लोहकाल से है, या निम्न संस्कृतियां लोहकाल से संबंधित हैं या संबंधित नहीं है। तब आप कहोगे कि लौह भरतपुर संबंधित है, जोधपुरा जयपुर संबंधित है, सोनारी झुंझुनू और रेड टोंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न कि लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र बनाने के कारखाने किस जगह से प्राप्त हुए हैं, तो जोधपुरा और सोनारी। जोधपुरा और सोनारी, सोनारी झुंझुनू है और जोधपुरा जयपुर है, दोनों पास पास में है, जयपुर और झुंझुनू के लगभग बॉर्डर पे। ठीक है, तीसरा था प्रश्न है कि राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता था, तो उस समय पे राजस्थान का टाटानगर कहा जाता था रेड टोंक। ठीक है, ये रहे हमारे इस लौह काल के। आगे थोड़ा सा और चलते हैं। लौह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड मिले। कौन से रंग के, सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृतियां, जिसे इंग्लिश में पेंटेड ग्रे वेयर यानी कि PGW। आपसे ऐसे मतलब प्रश्न बनाने की अब थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। कैसा पैटर्न चेंज हुआ है, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड किस काल से संबंधित है, आपसे ये नहीं पूछेगा। आपसे ये मतलब ऐसे इधर अलग संस्कृतियां देगा और उधर कुछ उसके मुख्य वो देगा, तो आपसे ऐसे मिलान करवा सकता है। ये ज्यादातर ये पैटर्न बड़ा है। इसमें क्या है, प्रश्नों की संख्या अधिक आ सकती है। यहाँ लगभग 4 प्रश्न है, आप ये समझो। एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न का होना यानी कि वो ज्यादा उनको व्यापक लगता है। हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड लौह काल से संबंधित है और राजस्थान से संबंधित है, PGW। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर और जोधपुरा, जयपुर और सोनारी और नौह हम ये पहले पढ़ ही चुके हैं। लौह संस्कृति वहीं से संबंधित है, ये रहे चारों पढ़ ही चुके हैं, नौह, जोधपुरा, सोनारी और रेड। ये चारों याद कर लो आप। लोहे से संबंधित तो ये चारों याद करने पड़ेंगे। और तांबे से संबंधित के लिए आपको ये याद करने पड़ेंगे, गणेश्वर, कालीबंगा, गिलुंड, आहट, जाडौल, पिंड पांडलिया, कोराड़ा, सावड़िया, नंदलालपुरा, किराड़ौत और चीथवाड़ी और एलाना और कोलमाहौल। ये आपको ताम्र के लिए याद करने पड़ेंगे, और याद तो आपको ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें मुख्य क्या था, मुख्य कुछ नहीं, इसमें 2-3 पॉइंट हमारे जो मेन हैं मैं उनकी
चर्चा कर लेता हूं। काल है लोह काल। किस काल की बात चल रही है? लोह काल की बात चल रही है। लोह काल से संबंधित कौन कौन सी हैं? तो लोह काल से संबंधित हमारे पास कितनी सभ्यताएं हैं? आप कहोगे कि 4 सभ्यताएं। देख रहा, नोह भरतपुर, हाँ, जोधपुरा जयपुर, ये उस समय का जयपुर ही हुआ करता था, आज नाम बदला गया। सोनारी झुंझुनू, सोनारी झुंझुनू, ये भी आपको याद रखना है। एक है रेड टॉक, रेड टॉक। तो पहला प्रश्न यही है कि लोह काल से संबंधित है, तो ये चारों आपको याद रखनी है मोटे तौर पे। फिर हमने एक प्रश्न और हमारे संज्ञान में आया, प्रश्न था कि लोह को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र पकड़ बनाने के उपकरण कारखाने कहाँ मिले हैं? जोधपुरा और सोनारी में। जोधपुरा और सोनारी ये जो दोनों हैं, यहाँ से हमको क्या मिले हैं? लोहे गलाने की भट्टियां। दिख रहा है? हाँ, लोहे गलाने की भट्टियां, इन दोनों से, जोधपुरा से और सोनारी से। जोधपुरा और सोनारी से क्या प्राप्त हुए? लोहे गलाने की भट्टियां। ठीक है। राजस्थान का टाटानगर, रेड टॉक को क्या कहते हैं? राजस्थान का टाटानगर, राजस्थान का टाटानगर। ठीक है। फिर हमने सलेटी रंग के चित्रित मृदभांड किससे संबंधित है? लोह काल से। जिसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं PGW। तो PGW का संबंध किससे है? लोह काल से। और हमने फिर एक बात और आगे पढ़ी कि विराटनगर, जोधपुरा, सोनारी, हाँ ये वही है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये मुख्य है। लोह काल से संबंधित आपको ये 4 याद रखनी है। 4 में मुख्यतः ये जोधपुरा और सोनारी के लिए ये याद रखना है कि ये लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं। फिर हमको रेड टॉक में इतना याद रखना है बस कि राजस्थान का इसको टाटानगर कहते हैं। और PGW यानी कि सिलेटी रंग के चित्रित मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए? आप कहोगे कि वो लोह काल से संबंधित है। चले, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। मैं शुरुआत में ही आपसे कह रहा था कि हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं सभ्यताओं की ओर। और अब हमारे लिए आ ही गई आखिरकार कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। ठीक है। हम अपनी पहली सभ्यताओं की यात्रा कालीबंगा सभ्यता से शुरू करेंगे। आराम से पढ़ेंगे, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। अभी फिलहाल राजस्थान के अंदर ऐसी कोई भर्ती भी नहीं है बहुत जल्दी जिसकी आपको बहुत ज्यादा उत्सुकता हो। CET का एग्जाम जरूर है, वो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। उसके लिए आप रेगुलर क्लास लो और इतना भी स्लो नहीं चलेंगे कि आपके मतलब आपको आपके टारगेट से दूर कर दें। नहीं, रिदम बना के ही चलेंगे। ठीक है। कोशिश ये रहेगी, पहले कक्षा 10वीं की किताब पढ़ेंगे, उसके बाद कक्षा 9th की किताब पढ़ेंगे। ये दोनों हमारा पहला टारगेट रहेगा। आगे की रणनीति हम आगे तय करेंगे। ठीक है। BSTC वाले और CET वाले, रीट वाले मेरे युवा साथी, और वीडियो पटवार इत्यादि, LDC भर्ती इत्यादि जो भर्तियां हैं राजस्थान की, उनके लिए तैयारी करने वाले मेरे युवा साथियों से विशेष अपील है कि जरूरी नहीं कि आप मेरे द्वारा ही इस पुस्तक को पढ़ें। अगर आप घर पर भी इसको अपने बेसिस पर पढ़ सकते हैं तो इसके हर एक लाइन को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना, क्योंकि इसकी हर एक लाइन में प्रश्न है। हर एक लाइन में आप ये खुद वो करना कि जायजा लेना इस चीज का कि आप पिछले 1 साल के प्रश्न पत्र उठाना और उनमें से आप देखना कि क्या मैं सच कह रहा हूं, क्या मैं ऐसे झूठ कह रहा हूं। अब जब आप देख पाओगे,
ठीक है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की। मैंने हाईलाइट कर रखा है, ज्यादातर जो मोटे मोटे तौर पर जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। आप बार बार जब हाईलाइटों को देखोगे तो निश्चित मानिए कि आपको चीजें याद होंगी। मैं आप फिर कहता हूं और बार बार कहता हूं, हर किसी से कहता हूं कि रटना नहीं है, रटने वाला काम आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। लंबे समय तक सिर्फ तैयारी ही करते रहोगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। आपको चीजों को बार बार पढ़ के याद करना है, बार बार पढ़ के याद करना है। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, पहली चीज लगभग सबको याद होगी। ठीक है। प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी जो वर्तमान घग्गर नदी का क्षेत्र है में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा कालीन समय से भी या हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से भी पहली अगर संस्कृति है तो वो कालीबंगा के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा कहाँ से संबंधित है तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, द्रस्वती, सरस्वती और द्रस्वती नदियां जिस समुद्र में आकर के मिलती थी वही क्षेत्र कालीबंगा सभ्यता का है। ठीक है। तो पहली चीज याद रखने वाली कि प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र है, यानी कि वर्तमान जो घग्गर नदी का क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। यानी कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी तो वो प्राचीन द्रस्वती या सरस्वती नदी के और आज की घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। पहला प्रश्न। दूसरा, किस जिले से संबंधित है, हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। आगे चलें। यह सभ्यता आज से लगभग कितने वर्ष पुरानी है, लगभग 6000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता लगभग 6000 वर्ष पुरानी है, 6000 से 2000 वर्ष पूर्व तक, और ये 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन सभ्यता है। तो तीसरा प्रश्न ये आ गया। पहला प्रश्न ये, दूसरा ये, तीसरा आपको इसका वर्ष याद रखनी है। ठीक है कि कितने वर्ष पुरानी है, लगभग 6000 वर्ष पुरानी है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहां से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा था। नाम से स्पष्ट हो रहा है कालीबंगा, यानी कि काली, यहाँ बंगा चूड़ियों को कहते हैं। आगे लिखा हुआ है बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां पंजाबी भाषा में, क्योंकि ऊपर का हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का जो एरिया है वो पंजाब से सटा हुआ है, तो वहां ज्यादातर पंजाबी ही काम करती है। तो पंजाबी भाषा में इसको बंगा को अपन क्या कहते हैं, चूड़ी कहते हैं। तो कालीबंगा यानी कि काली चूड़ियों के कारण इसका नाम क्या पड़ा, कालीबंगा। सर्वप्रथम 1952 में। अब इसकी मैं ये कह रहा हूं 5 प्रश्न तो आपको हर एक सभ्यता के बारे में याद होने चाहिए। कौन कौन से, किस नदी से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, उत्खनन कार्य किसने किया, ये बहुत जरूरी है, और उसके बाद उसमें से क्या क्या मुख्य चीजें प्राप्त हुई। ये 4 पॉइंट आपको नोट करने हैं और सभ्यता फिनिश। देखो, पहला आपने याद रखा कौन सी नदी, घग्गर नदी आज की, उस समय की द्रस्वती और सरस्वती नदियां। दूसरा, हनुमानगढ़ जिले से संबंधित। तीसरा, इसका काल याद रखने ना, 6000 वर्ष। कालीबंगा का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि काले रंग की यहाँ चूड़ियां पाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, कालीबंगा। खोज कब की, कालीबंगा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में, यानी कि आजाद होने के बाद सर्वप्रथम 1952 में खोज की थी अमलानंद घोष जी ने। किसकी, कालीबंगा सभ्यता की। तो एक प्रश्न आपके लिए ये तैयार हो गया। उसके बाद आगे का जो उत्खनन कार्य करवाया वो इन्होंने तो खोज कर दी, खोजकर्ता अलग है, उत्खनन करता अलग है। खोजकर्ता का मतलब है कि उसने ये पता लगा लिया कि यहाँ सभ्यता है धरती के अंदर, इस जमीन पर या इस भूभाग पर क्या है, कोई सभ्यता विद्यमान है, ये तो खोज हो गई। लेकिन अब उसकी किस व्यक्ति की निगरानी में, देख रेख में उसका उत्खनन कार्य हुआ है, उसको निकाला गया है। तो वो बीबी लाल और बी के थापर की देख रेख में 1961 से 1962 तक, 1961 से 1962 तक किस किस की देखरेख में, बीबी लाल और बी के थापर। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की 1952 में,
61-62 में बी बिलार और बी किथापन ने इसका क्या किया था, उत्खनन कार्य किया था। उत्खनन में इस सभ्यता के 5, अब ये 3 प्रश्न तो ऊपर के हो गए, 3 या 4 प्रश्न। 5वां प्रश्न में आपसे जिस प्रश्न की बात कर रहा था कि उसमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्या क्या मुख्य चीजें वहां से मिली हैं, वो याद रखनी है। तो इसके 5 स्तर सामने आए हैं। कितने स्तरों में ये बटी थी ये सभ्यता, 5 स्तरों में। 5 स्तरों में प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। पहले के 2 स्तर हड़प्पा से भी पूरे यानी कि 6000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। ये तो 2 स्तर हो गए। परीक्षा में प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता मतलब कितने स्तरों में प्राप्त हुई, तो आप कहोगे 5 स्तरों में। शुरुआत के 2 स्तर कालीबंगा से भी पूर्व के हैं और तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की जो सामग्री वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन की मिली है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन की, यानी कि कालीबंगा हड़प्पा से भी पहले थी, बाद में हड़प्पा आई और हड़प्पा के समय में भी कालीबंगा विद्यमान थी। ये रहा। हड़प्पा को इस आधार पर ऐसे बांट दिया गया है कि एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता बोल दी गई है और एक हड़प्पा सभ्यता बोल दी गई है। मतलब कालीबंगा सभ्यता के 2 भाग हो गए। कौन कौन से भाग, प्राक हड़प्पा सभ्यता यानी कि प्राक यानी कि पूर्व, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का समय, और हड़प्पा कालीन समय हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। ठीक है, ये रही आपके 4-5 प्रश्न जो आपको हड़प्पा काल से संबंधित, कालीबंगा से संबंधित याद रखने हैं। आगे क्या इन चीजों में क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ ये हम आगे अब पढ़ेंगे। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था, बहुत सुनियोजित था, व्यवस्थित तरीके से बसा था। जैसे हमारे राजस्थान का जयपुर जो जिला बसा हुआ है वो बहुत सुव्यवस्थित तरीके से बसाया हुआ, ऐसे ही कालीबंगा एक सुव्यवस्थित शहर हुआ करता था उस समय। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। याद करने योग्य पॉइंट है कि कालीबंगा के अंदर जो घर बनाए जाते थे वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, लेकिन उनको किस में सुखा करके बनाया जाता था, धूप में सुखाकर। तो धूप में सुखाकर प्रयुक्त की जाने वाली ईंटें किस सभ्यता से संबंधित है, कालीबंगा। किससे, कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा में ईंट को धूप में सुखा रहे हैं, लेकिन आगे आएगी एक और सभ्यता, उसमें हम पका के करेंगे, लेकिन तब हम इसकी कंपेयर करेंगे उससे। ठीक है, उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन मिले हैं एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडलता का अभाव है। ये लो, ये बर्तन तो सब में मिलेंगे, ये चीजें आपको सबके लिए याद रखनी है। मुख्य चीज क्या है कि बर्तनों का रंग कैसा मिला है, लाल मिला है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लाल रंग के बर्तन जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा सभ्यता से। किस सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से। तो आपको ये भी याद रखना है। दूसरा ये, और ये तो हजारों बार पूछा गया है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, और एक ही खेत में कितनी फसलें उगाई जाती हैं, ये भी तमाम बार प्रश्न पूछा गया है। अरे इसके तो प्रश्न फिक्स हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके मुख्यतः 7 पॉइंट आपको याद रखनी है। इसके उत्खनन कार्य में क्या क्या चीजें मिली, उनमें से 7 चीजों में पहली कि ईंटें धूप में सुखाकर प्रयुक्त की जाती थी, प्रयोग में लाई जाती थी। बर्तन लाल रंग के मिले जिन पर सफेद और काली रंग की क्या मिली हैं, रेखाएं मिली हैं। और जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। एक ही खेत में कितनी फसलें मिली हैं, 2। एक ही खेत में कितने फसलों के साक्ष्य मिले हैं, 2। कब्रिस्तान का साक्ष्य कहां से मिला है, तो कालीबंगा से, कब्रिस्तान कालीबंगा। ठीक है, एक और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कि अभी परीक्षा में अभी कई बार ये भी पूछा गया है कि बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र कहां से मिले हैं, कंकाल में छिद्र मिले हैं। यानी कि अगर सर में छेद है तो हो सकता है कि सर्जरी की गई हो, क्या की गई हो, उसकी सर्जरी की गई हो। तो ऐसा अनुमान लगाया था कि मस्तिष्क शोध की बीमारी के इलाज की प्रमाण माना जाता है। अगर डायरेक्ट ये भी पूछ ले जाए कि मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का संबंध किस सभ्यता से है, तो वह है कालीबंगा से। ठीक है,
खिलौनों में बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मोहरें मिली है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस सभ्यता में बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, तो वो हुई है कालीबंगा सभ्यता से। अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में मुख्य मुख्य पहलुओं, मुख्य मुख्य पॉइंटों के बारे में मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट, कालीबंगा सभ्यता किस नदी से संबंधित है? देखो कई सारे, मैं एक तो बता रहा हूँ स्थान, नदी, कितने साल पुरानी है, उत्खननकर्ता कौन है और खोजकर्ता कौन है, और उसमें से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ये 6 पॉइंट आपको सब उसमें याद रखना है। ठीक है, नदी कौन सी है? पहला पॉइंट है नदी, दूसरा पॉइंट है स्थान, ठीक है, तीसरा पॉइंट है काल या समय, ठीक है, चौथा पॉइंट है खोजकर्ता, पांचवा पॉइंट है उत्खननकर्ता, छठवां पॉइंट, अगर आपको ये स्तर वगैरह तो मैं ठीक है कर ही लूंगा, उसके बाद वो वहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए, ये हमारा मुख्य पॉइंट रहता है। ठीक है, चलो कर से चर्चा। नदी, नदी अगर उस समय की बात करें तो द्रजदती और सरस्वती, आज की गग्गर नदी, अरे ये पेन तो दिख ही नहीं रहा, गग्गर नदी, आज की कौन सी नदी? आप तो गग्गर याद कर लो, आप दोनों ही याद करनी पड़ेंगी, द्रजदती और सरस्वती भी आ सकती है। स्थान कौन सा है? तो कालीबंगा का स्थान है हनुमानगढ़। कौन से जिले से संबंधित है? हनुमानगढ़। काल लगभग 6000 ईसा पूर्व से भी पूर्व का समय, ईसा पूर्व से पहले का। खोजकर्ता अमलानंद घोष, वो अमलानंद, हाँ अमलानंद घोष, और कोष्टक में आप उसकी डेट याद रख लो 1952। उत्खननकर्ता 1961 से 1962 तक बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर। कब से कब तक? 1961 से 1962 तक। ये आपको याद रखना है। और अब मुख्य पॉइंट में यही कि ये कितने स्तरों में मिला है? ये 5 स्तरों में मिली है, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इससे क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो वो आपको बहुत विशेष याद रखना है। 5, 6 या 7 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था, ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, मोटे मोटे याद आपको करना है। उसके बाद बर्तन किस, लाल रंग का बर्तन, लाल रंग के बर्तन, मतलब बर्तनों पर किस तरीके का रंग किया जाता था? लाल, और उस पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची जाती थी। जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, ठीक है। उसके बाद हम एक और के एक ही खेत से 2 फसलें उगाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। बच्चे की कंकाल की खोपड़ी में छिद्र, 6 छिद्र कहाँ से प्राप्त हुए? खोपड़ी में 6 छिद्र कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। और यहाँ पर खिलौने के रूप में बैलगाड़ी, मतलब बैलगाड़ी, अब बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, यानी कि बैलगाड़ी हुआ करती होंगी हमारे यहाँ। उसी वही तो खिलौने बनाए जाते हैं जो असल जीवन में जीवित होते हैं। हाथी, घोड़े, ये इत्यादि चीजें बनाई जाती है। खिलौने, ट्रैक्टर बनाया जाता है, रेलगाड़ी बनाई जाती है, हवाई जहाज बनाए जाते हैं खिलौने के रूप में। तो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो वर्तमान पर उसमें है वो। इसी वजह से अगर बैलगाड़ी मिली है तो उस समय पे क्या हुआ करती होगी? बैलगाड़ी हुआ करती होगी। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के साथ साथ हवन कुंड, हवन कुंड,
और हवन कुंड के साथ, और लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली ये भी आपको याद रखना है। और बेलनाकार मोहर भी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप कहोगे कि कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। आपको ये मुख्य पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये रही आपकी कालीबंगा सभ्यता। चले आगे की तरफ। आहड़ सभ्यता, कहां पहुंच गए हम? आहड़ सभ्यता पर। उदयपुर शहर, मैं फिर कह रहा हूं कई चीजें तो आपको नोट करनी है। शहर, नदी, तो आहड़ का संबंध उदयपुर से, और आहड़ नदी या आयड़ नदी के किनारे बसी है, 4000 वर्ष से भी पुरानी है। इसको धूलकोट यानी कि मिट्टी के टीले पर बने होने के कारण इसको धूलकोट भी कहा गया है। और अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं एच.डी. सांकलिया ने 1953 में उनके निर्देशन में इसका क्या हुआ है? उत्खनन कार्य हुआ है। तो ये तो इसकी बेसिक जानकारी रही। उस बेसिक जानकारी में वही आपकी 4 चीजें आती हैं। शहर यानी कि किस शहर के किनारे, तो उदयपुर, उदयपुर, आहड़ नदी या आयड़ नदी के किनारे, 4000 वर्ष से भी पुरानी है। और ये कैसी नगरी है? पाषाण धातु युगीन सभ्यता है, ठीक है। ये एक टीले के नीचे दबी होने के कारण इसको धूलकोट कहा गया, यानी कि मिट्टी का टीला कहा गया। 1953 में सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल जी और एच.डी. सांकलिया जी के निर्देशन में इसका क्या हुआ था? इसकी खोज हुई थी या उत्खनन कार्य हुआ था। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटें एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो वही काम कालीबंगा में भी यही काम किया जाता था, और आहड़ में भी धूप में सुखाकर ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहने व आभूषणों के साथ दफनाते थे। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मृतकों को गहने व आभूषणों के साथ किस सभ्यता के अंदर दफनाया जाता है? तो आहड़ सभ्यता के अंदर दफनाया जाता है। इनके मृत्यु, ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। ऐसा आज के उत्खनन जो पुरातत्वविद हैं वो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि लोग, उस समय के लोग ऐसा सोचते होंगे कि अगर इनके गहने आभूषण इत्यादि अगर इनके साथ रख दिए जाएं तो हो सकता है कि ये स्वर्गलोक में जा करके और उनका उपभोग करेंगे। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन, देखो यहाँ किस तरीके के लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना गया है। लाल काली मिट्टी के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। आहड़ को किस नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती नगरी, आहड़ सभ्यता, ठीक है। यहाँ तांबे के औजार व उपकरणों की अधिकता के कारण इसको आहड़ नगरी कहा है। यहाँ एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कि रंगाई छपाई के व्यवसाय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो भी ठप्पों से। किससे? ठप्पों से। अगर कहीं रंगाई छपाई हुआ करती थी तो वो कहाँ हुआ करती थी? आहड़ में हुआ करती थी। ये यहाँ के व्यवसाय का मुख्य केंद्र रहा है। मुख्य पॉइंट पर चर्चा करें तो सबसे पहले वही शहर या स्थान, नदी, किस नदी के किनारे, काल, किस काल की है, किस समय की है, उत्खननकर्ता या खोजकर्ता, उत्खननकर्ता या कह लो या खोजकर्ता कोई है, यहाँ एक ही है दे रखा है, उत्खननकर्ता, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या प्राप्त हुआ है? साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए, साक्ष्य जो प्राप्त हुए, ठीक है। चले, शहर, आहड़ का संबंध किससे है? उदयपुर से। याद करो, आहड़ का संबंध किससे है? उदयपुर से। किस नदी के? आहड़ नदी, या इसको आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है, के किनारे, ठीक है। कितने वर्ष पुरानी है? लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। उत्खननकर्ता ये अक्षय कीर्ति व्यास पहले तो हैं, अक्षय कीर्ति व्यास, और दूसरे हैं रतन चंद्र अग्रवाल, दूसरे हैं
रतन चंद्र अग्रवाल, और तीसरे हैं एच.डी. सांगलिया। सांकरिया 1953। कब की बात है ये? 1953 की बात है। ये रही, ठीक है। ये तो हमारे मुख्य 4 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट हमने यही है कि इसके कहाँ इस साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो वही है, पहली चीज तो आपको ये है कि धूप में सुखाई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि मृतकों को गहनों के साथ व आभूषणों के साथ दफनाते थे। मृतकों को गहनों एवं आभूषणों के साथ दफनाते थे। रट लो इसको, तो आभूषणों के साथ दफनाते, ठीक है। दूसरा, यहां से किस लाल काली मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए? दूसरा है कौन सी मिट्टी के? लाल काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी। तीसरा, इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको कौन सी नगरी कहते हैं? ताम्रवती नगरी कहते हैं। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ से ठप्पों से रंगाई छपाई का काम किया जाता था। ठप्पों से रंगाई एवं छपाई का काम किया जाता था। ये व्यवसाय था, यहाँ रंगाई छपाई का व्यवसाय हुआ करता था। ये रहे मुख्य पॉइंट आहड़ से संबंधित। पहला किस शहर से संबंधित है? उदयपुर से। दूसरा, आहड़ या आयड़ नदी के किनारे बसा हुआ है। तीसरा, काल इसका लगभग 4000 वर्ष पुराना है। उत्खननकर्ता अच्छा कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया। 1953 में साक्ष्य कहा क्या क्या प्राप्त हुए? मृतकों को गहनों एवं आभूषणों के साथ दफनाते थे। लाल काली मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ठप्पों से रंगाई व छपाई का काम किया जाता है, ठीक है। ये रही आपकी आहड़ सभ्यता। चलें आगे। गिलून सभ्यता, बागोर सभ्यता। 47 मिनट। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार और सरसरी निगाह से देखेंगे। हमने कालखंड पढ़ा, धातुकाल। धातुकाल में ताम्र काल देखा, फिर लोह युगीन देखा, लोह काल देखा। उसके बाद हमने ये देखा। उसके बाद हमने मुख्यतः कालीबंगा सभ्यता पढ़ी। कालीबंगा सभ्यता पढ़ने के बाद हमने आहड़ सभ्यता को पढ़ा। और आहड़ सभ्यता के बाद अब हम अगली जो चर्चा करेंगे वो गिलूंड सभ्यता से कल की जो क्लास है वो शुरू करेंगे। जब तक के लिए आप, अभी थोड़ा सा शुरुआत है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है और चीज़ों को समझाने का काम भी मैं बार बार कर रहा हूँ, तो इस वजह से, ठीक है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मुझे विदा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।